क्लाइमेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जानना है। तो भारत की जलवायु देखा जाए कि भारत की जलवायु कैसी होती है, मानसूनी होती है। भारत की जलवायु कैसी होती है, मानसूनी। तो पहले दोनों भारत की जलवायु पढ़ने से पहले जलवायु क्या है इस चीज को जानेंगे। जलवायु 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 क्या है इस चीज को जानेंगे। और भारत की जलवायु है तो आखिर कैसी है, तो मानसूनी है। भारत की जलवायु क्या पढ़ते हैं हम लोग, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, मानसूनी। और मानसूनी जलवायु जानने से पहले जानेंगे कि हम लोग जलवायु क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। ठीक, तो जलवायु से मतलब हम लोग यही समझेंगे कि किसी भी देश या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी देश या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जो लंबे समय तक जो मौसम की अवस्था होती है, लंबे समय तक जो मौसम की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु। जलवायु मतलब क्या बोलेंगे, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या किसी भी देश या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय मतलब 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, ठीक, इतने वर्षों तक, लंबे वर्षों तक जो मौसम की अवस्था होती है उसी को क्या कहते हैं, जलवायु। जलवायु का सीधा मतलब इतना ही समझना है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र हो, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो या कोई भी देश में जो लंबे समय के लिए मौसम की अवस्था जो होती है, मौसम की जो अवस्थाएं होती उसी को क्या कहेंगे, जलवायु। क्या कहेंगे, उसे जलवायु कहेंगे। तो जलवायु समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं जलवायु में, ठीक। और जलवायु के बाद देखिए मौसमी, अब अगला है मानसूनी जलवायु, कि भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है, कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु के मतलब से क्या है कि भारत में जो है, आप लोग को पता होगा कि भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलता है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की ऋतुएं। वे कौन कौन से ऋतु है, भारत की ऋतु की अगर जो बात किया जाए, ऋतु भारत में कितने तरह का होता है, ग्रीष्म ऋतु, फिर कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु, और फिर क्या है, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ये 4 प्रकार की ऋतुओं देखने के लिए मिलता है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की ऋतुओं देखने को मिलता है, ठीक। और भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु का मतलब है कि मानसूनी जलवायु मतलब क्या है कि किसी भारत में जब ऋतु परिवर्तन होता है, भारत में क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऋतु परिवर्तन होने से क्या होता है कि वहां भारत में बहने वाली पवन अपनी मार्ग में क्या करता है, परिवर्तन करता है, ठीक। अपनी मार्ग में क्या करता है, अपनी मार्ग बदल लेती है। तो इसी को क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु से मतलब यही याद रखना है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या किसी भी देश में यदि ऋतु परिवर्तन हो या मौसम परिवर्तन होने के साथ ही क्या करे, वहां बहने वाली पवनें अपनी दिशा बदल ले, तो इसी को क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु। क्या भारत में इस तरह के होते हैं कि नहीं, भारत में क्या ऋतु में परिवर्तन होते हैं कि नहीं समय समय पे। और जब ऋतु में परिवर्तन होते हैं तो भारत में भी क्या होती, पवनें, हम लोग को बताया जाता है कि पवन की जो कभी पछुआ हवा चल रहा है, कभी पूर्वा हवा चल रहा है। तो ये हवा की जो दिशा है, पवन की दिशा जो बदल गई है, किसके कारण बदल रही है, ऋतु परिवर्तन के कारण। और ऋतु परिवर्तन इंडिया में होता है, इसीलिए भारत की मानसूनी जो है, भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी होने का कारण क्या है समझ चुके हैं, ठीक। और जलवायु क्या है इस चीज को जान चुके हैं, ठीक। अब आगे समझेंगे कि मानसून क्या है, ये शब्द को समझेंगे। मानसून, कुछ शब्द है मानसून। मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति देखा जाए तो अरबी भाषा, क्या, कौन सी भाषा, अरबी भाषा के मौसिन से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, मौसिन से हुआ है। और मौसिन का अर्थ क्या होता है, ऋतु।
मौसम का अर्थ क्या होता है? ऋतु। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? अरबी भाषा से हुआ है। किस भाषा से? अरबी शब्द, मतलब मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, या ऋतु कहेंगे, ऋतु। समझ बात को। अब आगे सुनेंगे। इस भारत की जलवायु पढ़ने से पहले और कुछ शब्द को देखते हैं। मौसम, आप लोग पढ़े होंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु में पढ़े हैं क्या कि किसी भी देश या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भी देश या भौगोलिक क्षेत्र के लंबे समय तक जो उस भौगोलिक क्षेत्र की मौसमी अवस्था होती है, मौसमी अवस्था होती है, उसी को क्या कहते हैं? जलवायु। तो मौसमी अवस्था होती है, उसी को क्या कहते हैं? जलवायु। और एक शब्द क्या आता है? मौसम। मौसम क्या है, इस चीज को समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में कुछ घंटा, कुछ दिन और कुछ सप्ताह तक जो वायुमंडलीय दशा होती है, उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, ठीक। और भारत की जलवायु देखा जाए तो मानसूनी जलवायु के साथ साथ क्या है? इसे बोलते हैं क्या? उष्ण कटिबंधीय, ठीक। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय, क्या नाम? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, ठीक। भारत की जलवायु किस तरह की है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्या समझा चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि उष्ण कटिबंधीय कैसी है भारत की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु कैसी है, इस चीज को समझने के लिए आगे देखते हैं, ठीक। ये अपना क्या है? अपना इंडिया है, अपना भारत ही, बस में रहने। और आप लोग को पहले चैप्टर में ज्योग्राफी के बताया गया है कि भारत के जो है बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, एक अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? इसमें दर्शाया नहीं गया 23.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा गुजरती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये चीजें आप लोग को बताया गया है, ठीक। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और ये रेखा जो होती है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और आप लोग को बताया गया कि अक्षांश रेखा, पृथ्वी पर जो रेखा खींची जाती है, इस तरह से मान लीजिए पृथ्वी है। सुनिएगा ध्यान से। ये पृथ्वी का आकार गोलाकार होते हैं। ये बात किसने बताया? पाइथागोरस ने। ये चीज आप लोग जानते हैं नहीं। और पृथ्वी के केंद्र से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, पृथ्वी के केंद्र से जो अक्षांश रेखा, कितने डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है? देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है पृथ्वी के केंद्र से कितने डिग्री का अक्षांश रेखा गुजरती है? 0 डिग्री का अक्षांश रेखा, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी। इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने का काम करते हैं। और ऊपरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये सब चीजें पढ़ा चुके आप लोग को, उत्तरी गोलार्ध। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। इस पार्ट को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और आगे सुनिएगा आप लोग, धीरे धीरे यहाँ पर समझिएगा कि और इधर उत्तर में 27.5 डिग्री का एक रेखा गुजरती है। उत्तरी अक्षांश रेखा 27.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 27.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और आप लोग को पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में भी 27.5 डिग्री का रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा गुजरती है। और उस रेखा को जो 27.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश में रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा, उसे कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा कहते हैं, ठीक।
और उसके बाद इसके ऊपर 66.5 डिग्री, कितने डिग्री? 66.5 डिग्री रेखा गुजरती है, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। और फिर इस उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो दक्षिणी 23.5 डिग्री, इसे कहेंगे 23.5 66 डिग्री, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे बोला जाता है इस रेखा को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और इस रेखा को 66.5 डिग्री को अटलांटिक रेखा, क्या सी रेखा कहते हैं? अटलांटिक रेखा। और यहां समझेंगे कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा और कौन विषुवत रेखा पर समय समय पर क्या होती है? प्रकाश की किरणें, सूर्य की प्रकाश यहाँ पर क्या पड़ती? लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी है एरिया है और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है? गर्मी ज्यादा पड़ता है। इस इलाका में बसे लोग क्या होते हैं? गर्मी के कारण गर्मी ज्यादा लगता है। और इस इलाका में जो भी इस पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र में जो भी देश आएंगे वहां के लोग कैसा नजर आएंगे? एकदम अच्छा सुंदर करिया एकदम दिखेंगे, समझ रहे हो? मंगरेला की तरह, समझ रहे बात को? तो इस तरह से इस एरिया में क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत रूप से पड़ती है और इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इस पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा गया है। कितने कटिबंध में बांटा गया है? 3 कटिबंध में। एक होता उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, बात समझ रहे नहीं? और यहाँ जो है लंबवत रूप से पड़ती है और यहाँ पर तिरछी थोड़ा और पूरा तिरछी सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ती है। और आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं उत्तरी ध्रुव भी। इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। कितने डिग्री अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, समझ बात को? और यहाँ जो है 90 डिग्री क्या? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी, इस दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इस दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो शांति सुनिए, दक्षिणी ध्रुव में पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव में कैसा कटिबंध है? तो शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो इंडिया को देखा जाए कि आप लोग को बताया गया है कि कर्क रेखा जो होती है इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? इंडिया के बीचों बीच से। कहने का मतलब अपना इंडिया कहाँ है? इस एरिया में। और आप लोग पढ़े होंगे कि इंडिया का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहां तक विस्तार है नहीं। और कर्क रेखा देखा जाए तो ये 37 कर्क रेखा से ऊपर, ठीक। तो ये हमारा इंडिया का जो देखा जाए तो ये क्या इंडिया किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में और क्या शीतोष्ण कटिबंध, दोनों में है। समझ रहे बात को? आधा इंडिया कहाँ नजर आ रहा है? उष्ण कटिबंध में। और आधा इंडिया कहाँ दिख रहा है? शीतोष्ण कटिबंध में। ये कर्क रेखा जो हम बता रहे हैं आप लोग को कि 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा होती है इसे भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो बताइए कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कि नहीं? और कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो यहाँ पर क्या गर्मी ज्यादा पड़ेगा कि नहीं? और देखिए ये विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर। यहाँ पर क्या होंगे? आप लोग को बताए थे तमिलनाडु के लोग कितने करीब होते हैं बताया नहीं? समझ रहे हो? साउथ मूवी। और आप लोग को बताया गया है ये कर्क रेखा इंडिया को इसे कहते हैं दक्षिणी भारत। 2 पार्ट में बढ़ता है। कर्क रेखा ही भारत को कितने पार्ट में बांटता है? 2 पार्ट में। इस एरिया को क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। और इधर की एरिया को ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत, उत्तरी भारत।
अब बताइए कर्क रेखा के जो पास रहेंगे उधर क्या गर्मी ज्यादा पड़ेगा। ठीक, तो इंडिया जो है क्या उष्ण कटिबंध में आता है कि नहीं? उष्ण कटिबंध में आ रहा है इंडिया कि नहीं? इंडिया उष्ण कटिबंध में दिख रहा है आप लोग को, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए इंडिया की जलवायु को हम कह सकते हैं मानसूनी जलवायु तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ की जलवायु और क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या कह सकते हैं? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या समझ चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं इतना तक समझने में? बोलिए ना, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे समझते हैं भारत की जलवायु कैसी है। तो मानसूनी है, और मानसूनी के साथ साथ कैसी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसे अब हटाते हैं। ठीक, और भारत को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? भारत को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है? तो 3 ताप कटिबंध में। कितने ताप कटिबंध? 3 ताप कटिबंध में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाका को क्या कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे इसे? उष्ण कटिबंधीय। और ये कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा यानी 57.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश रेखा को, और फिर इधर 57.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को के बीच में कौन सी होता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और यहां भी क्या? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और ये कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। 86.5 डिग्री से जो उत्तर जाते हैं ऊपर की ओर, उधर कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध में गर्मी पड़ता है ज्यादा कि ठंडी पड़ता है? ठंडी पड़ता है ज्यादा। इधर क्या होता है? ठंडी पड़ता है। तो पूछा जाता है पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है? तो पृथ्वी के ध्रुवों के पास, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास क्या होती है? अधिक ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने का कारण क्या है जान चुके हैं। और आप लोग को पूछा जानो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो पहला कारक कौन है? तो अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। और पृथ्वी पर जो समांतर क्षैतिज रेखाएं खींची गई उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा की संख्या आप लोग को पता ही है, कितना अक्षांश रेखा खींची गई इस पृथ्वी पर? बोलिए, अक्षांश रेखा कितने अक्षांश रेखा खींची गई है? 19178। कितने अक्षांश रेखा ने? ठीक। और देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360। समझ रहे हैं? तो हम लोग को पता है, शांति सुनिए, इंडिया जो है, इंडिया में कितने प्रकार की, इंडिया को कितने ताप कटिबंध में बांटा गया समझ चुके हैं? कितने ताप कटिबंध में? इंडिया को नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी को। इंडिया में देखा जाए तो कितने कटिबंध है? 2 ही कटिबंध देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या? उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इसके अलावा और कुछ देखने मिलेगा नहीं। क्योंकि इंडिया का विस्तार जो अक्षांशीय विस्तार आप लोग को बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ही ये अक्षांशीय विस्तार है। तो क्या ये सुनिए 66 डिग्री के पार, 66.5 डिग्री के पार हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। अगर पार होता तो इंडिया में भी शीत कटिबंध पड़ता। शीत कटिबंध इंडिया को भी किस क्षेत्र में रखते हैं? शीत कटिबंध। तो इंडिया में कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। ठीक। और कर्क रेखा, साथ सुनिए, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा अधिक गर्मी पड़ती है। विषुवत रेखा पर सबसे अधिक क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। ठीक। और विषुवत रेखा के नजदीक जितने भी देश होंगे वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण वहां के जीव जंतु प्रभावित होते हैं।
ठीक। और क्या, इंडिया देखिए यहाँ पर 8 डिग्री के पास है, 8 डिग्री 4 मिनट, यही होता है 8 डिग्री 4 मिनट। इंडिया इधर मान लीजिए जानू जम्मू कश्मीर है, ठीक। तो यहाँ पर कितने डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। इसका विस्तार है। और 23 डिग्री तक, 23 डिग्री से नीचे, 23 डिग्री के नीचे को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। और 23.5 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। तो इंडिया देखिए यहाँ के लोग तमिलनाडु इस इलाका में है, तमिलनाडु विषुवत रेखा के आसपास है। तो यहाँ के लोग गर्मी के कारण ज्यादा करिया नजर आते हैं, करिया दिखते हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर देखिए ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध के आसपास है, बल्कि नहीं, शीत कटिबंध के आसपास नजर आ रहा है, ठीक। तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग, यहाँ के लोग क्या सुंदर, साफ सुथरा होते हैं, सुंदर दिखते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर गर्मी कम पड़ता है। और गर्मी कम पड़ने के कारण क्या है, तो अक्षांश रेखाएं, समझ रहे हो। तो कितने अक्षांश रेखाओं के बीच रहेगा तो ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा गर्मी पड़ता है। और उस क्षेत्र का नाम दे दिया गया है क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो पृथ्वी को कुल कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, तो 3 ताप कटिबंध। पृथ्वी को बोल रहे हैं, पृथ्वी को केवल कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया, 3 ताप कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध इस इलाका को कहते हैं, और शीतोष्ण कटिबंध ये दोनों एरिया को कहेंगे, और शीत कटिबंध क्या कहेंगे, इस एरिया को। और पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्मी किस क्षेत्र पर पड़ता है, तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर बोलिएगा, ठीक, विषुवत रेखा पर। और सबसे कम ठंडी, मतलब सबसे ज्यादा ठंडी पूछा जाए तो दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर। या इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि विद्यार्थी से कि कितने अक्षांश रेखा पर सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, तो 0 नहीं बल्कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर सबसे अधिक ठंडी पड़ने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और तिरछी पड़ने के कारण ज्यादा दूरी करने कारण इसका उष्मा क्या होता है, बीच में ही रह जाता है। और वहाँ उष्मा क्या होता है, कम मात्रा में पहुंच पाता है। बात समझ रहे, इसीलिए वहां पर क्या पड़ती है, ज्यादा ठंडी पड़ती है। और सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पड़ने के कारण क्या है, हाँ, पर सूर्य का प्रकाश से किरणें सीधी पड़ती है। इतना चीजें समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भारत में कितने ऋतुएं पाई जाती है, 4 प्रकार की ऋतुएं। और ऋतु जब बदलता है, 9 ऋतु जब बदलता है तो वहां की पवनें अपनी दिशा बदल लेती है। तो इसे क्या कहते हैं, बोलिए ना, पवनें अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। कैसी जलवायु कहते हैं, मानसूनी जलवायु। पृथ्वी मतलब पृथ्वी के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसमी अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, उस मौसमी अवस्था को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु। किसी भी क्षेत्र में कुछ घंटा, कुछ दिन और कुछ समय, कुछ सप्ताह तक जो वायुमंडल की दशाएं होती है उस दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इतना तक समझ चुके हैं। अब एक होता है मानसूनी पवन। मानसून शब्द भी समझ चुके हैं। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति जो हुई है किस भाषा से हुई है, अरबी भाषा से। किस भाषा से, अरबी भाषा से हुआ। उस भाषा में कौन सा शब्द है, मौसम। मौसम है जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु। क्या होता है, ऋतु। और एक पढ़ना मानसूनी पवन के बारे में जानेंगे। मानसूनी पवन, मानसूनी पवन क्या है, ये चीज समझना है हम लोग को कि किसी भी क्षेत्र की, शांति सुनिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन होने से यदि वहां की पवनें दिशा बदल लेती है, वहां की पवनें यदि अपने मार्ग को बदलती है, अपने मार्ग में परिवर्तित हो जाती है, किसके कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण या मौसम परिवर्तन के कारण। अब पवन यदि अपने मार्ग को बदल लेती है तो उस प्रकार के पवन को ही क्या कहते हैं,
मानसूनी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी पवन कहते हैं। क्या इस बात को समझ चुके हैं कि भारत की जलवायु जो है मानसूनी है? मानसूनी जलवायु क्यों है? तो मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? मानसूनी जलवायु वैसा जलवायु जहां ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होने से वहां की पवनें, वहां बहने वाली पवनें अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। अपनी दिशा को क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। तो उस भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु को ही क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। क्या भारत में ऐसा होता है? भारत में क्या इस तरह के काम होता है कि मौसम परिवर्तन हुआ तो क्या भारत में पवनें एक ही दिशा में बहती है? अलग अलग अपनी दिशा बदलते रहती है कि नहीं बदलते रहती है? और ये जो बताया गया आप लोग को कि भारत की जो मानसून है उष्णकटिबंधीय है, किस तरह से आप लोग जान चुके हैं। भारत को जो कर्क रेखा जो है मध्य से होकर गुजरती है और कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भाग में। उत्तर की ओर जो भारत है उसे उत्तरी भारत, जो दक्षिण की ओर है उसे दक्षिणी भारत। दक्षिण की ओर जो है दक्षिणी भारत। अब आगे सुनिए नो कि मोबाइल बजा रही है लड़की यहाँ पर। और मानसूनी पवन भी जान चुके हैं। मानसूनी पवन किसे कहते हैं? वैसा पवन जो ऋतु परिवर्तन के कारण अपने मार्ग को बदल लेता है, तो उस प्रकार के पवन को क्या कहते हैं? मानसूनी पवन। उस प्रकार के पवन को क्या कहते हैं? मानसूनी पवन। इतना तक समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं नो, भारत में कौन सा मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है? किस मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो बोलिए। दक्षिणी, सुनिए ध्यान से, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलवायु। किस जलवायु से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलवायु। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलवायु से भारत में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा होने का कारण सबसे अधिक देखा जाए तो किस जलवायु के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये वर्षा कराने का काम कौन करता है? पवन करते हैं। कौन सा करते हैं? पवन। इसे हटाते हैं, चित्र को दिखाते हैं बना करके नीचे। कौन सा पवन, साथी सुनिए, कौन सा पवन भारत में सबसे अधिक वर्षा कराने का काम करते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन बोल सकते हैं इसे। क्या? पवन। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन देखिएगा, इस तरह समझिएगा। मान लिया जाए ये अपना इंडिया है, इस तरह से ये इंडिया का इलाका है। तो भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है। इस सब में कोई डाउट नहीं है आप लोगों का। भारत के सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। और सबसे दक्षिण में हिंद महासागर। अगर जो इसे पश्चिम है, किधर? पूरब है। इधर पश्चिम में क्या बोलिए? अरब सागर है। और इधर जो है क्या है? कौन सा सागर? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किधर? पूरब की ओर में। बंगाल की खाड़ी। और यहाँ उत्तर में देखा जाए तो क्या है? हिमालय पर्वत। इधर क्या है? हिमालय पर्वत। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। सुनिए, उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। तो यहाँ देखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन क्या होती है? सुनिएगा कि यहाँ से अरब सागर से दक्षिण पश्चिम, इसी इधर पश्चिम है, इधर तो पवनी यहाँ से उठेगी। आप लोग पढ़े होंगे पवन गति किधर से किधर करती है। पवन की गति जो होती है ये सब जानती है। निम्न दाब पेटी, उच्च दाब पेटी।
निम्न दाब पेटी, उच्च दाब पेटी, यार सब समझते हैं आप लोग। चलिए समझिए पहले उस चीज को, निम्न दाब पेटी क्या होती है, उच्च दाब पेटी क्या होती है, पहले समझिएगा। मान लिया जाए जो पृथ्वी के जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और जो पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इस 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा, ये बात बता चुके हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश जो होती है लंबवत रूप से पड़ती है। यहाँ पर प्रकाश क्या होती है, लंबवत रूप से पड़ती है। यहाँ पर प्रकाश क्या होती है, लंबवत रूप से पड़ती है। तो सुनिए, जहां पर प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है वहां पर आप लोग को बताया गया क्या पड़ती है, नहीं ज्यादा गर्मी, गर्मी ज्यादा पड़ती है नहीं। और ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण वहां पर जो है निम्न दाब होता है। क्या होता है, निम्न दाब, निम्न दाब पेटी, पेटी मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक, क्षेत्र होता है। निम्न दाब पेटी मतलब वायु का दाब भी, शांति सुनिए, जहां पर गर्मी पड़ता है तो उस वहां पर वायु वहां पर वायु में नमी कम रहेगा। नमी कम रहेगा तो वहां पर दबाव कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा कि नहीं। तो जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ता है ना उसे निम्न दाब पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न दाब पेटी। और इस दूर जो इससे दूर जाते हैं तो उसका जो है प्रकाश की किरणें क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। और तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, उच्च दाब पेटी पाए जाते हैं। क्या पाए जाती है, उच्च दाब पेटी, ठीक। तो यहां पर देखिएगा कि इंडिया, जहां पर प्रकाश की किरणें, प्रकाश जो थी पवन जो है उच्च दाब पेटी से, उच्च दाब, इधर क्या होंगे, उच्च दाब पेटी, इधर क्या होंगे, उच्च दाब पेटी, उच्च दाब पेटी। इस इलाका में जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ता है वहां पर निम्न दाब पेटी होंगे। और जहां पर ठंड पड़ता है वहां क्या होंगे, उच्च दाब पेटी। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर देखा जाए तो उच्च दाब पेटी पाए जाएंगे। पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या होंगे, उच्च दाब पेटी। और विषुवत रेखा पर क्या पाए जाएंगे, निम्न दाब पेटी। तो निम्न दाब पेटी क्या होते हैं कि जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ता है वहां निम्न दाब पेटी, और जहां पर ठंड ज्यादा पड़ता है वहां पर क्या होता है, उच्च दाब पेटी। और पवन गमन कैसे करती है, उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर, उच्च दाब पेटी से किस ओर, निम्न दाब पेटी की ओर। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए ना, आप लोग को बताए थे कि उच्च दाब पेटी, तो यहां पर पवनी है, तो इधर से इधर उच्च दाब पेटी 66.5 डिग्री पर देखा जाए तो 66.5 डिग्री, इधर भी 66.5 डिग्री देखा जाए तो 66.5 डिग्री। और पृथ्वी को कुल 7 वायु दाब पेटी में बांटा गया है। कितने दाब पेटी में, 7 वायु दाब पेटी में। पढ़ेंगे आगे चल करके, समझ बात को। पृथ्वी को कुल कितने सब वायु दाब पेटी में बांटा गया, 7 वायु दाब पेटी में। तो यहाँ पर देखना है कि उच्च दाब पेटी मान लीजिए इधर है तो पवनी इधर बहेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी नहीं। उच्च दाब पेटी से किधर बढ़ती है, निम्न दाब की ओर। उच्च दाब पेटी से किधर बढ़ती है, निम्न दाब की ओर, ठीक। तो पवन देखिएगा अपना ये जो है कर्क रेखा जो होती है इंडिया की कैसे गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। इंडिया की कैसे गुजरती है, हाँ बीचों बीच से होकर के गुजरती है इंडिया की, ठीक। तो यहाँ पर कर्क रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ता है, कर्क रेखा पर क्या पड़ता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है, ठीक। और इधर देखिएगा कि समुद्र, समुद्र किनारे जा रहने के कारण जो हिस्सा समुद्र के किनारे रहेगा उधर उधर की वातावरण क्या होगा, ठंड होगा कि नहीं। समुद्र के तरफ जो है, पानी के तरफ जो है उधर क्या होगा, ठंड वातावरण होगा। और जिधर समुद्र में है उधर स्थल है, वहां ज्यादा गर्मी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो वायु जहां ज्यादा ठंड है तो इधर क्या समझ सकते हैं, उच्च दाब पेटी है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और क्या अरब महासागर में क्या होते हैं, उच्च दाब पेटी होते हैं। और उच्च दाब पेटी और कर्क रेखा के तरफ स्थल भाग में उच्च दाब निम्न दाब पेटी होने के कारण पवनी किधर जाएगी,
पवने बहती है किधर, उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर, उच्च दाब पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर बहती है। और यही शांति सुनिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कराने का काम कौन सा पवन करती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। और ये पवन जो है उठती है नो ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पवन बहती है। यह पवन किस पवन ऋतु में निकलती है, ग्रीष्म ऋतु में। तो पूछा जाता है नो किस पवन को ग्रीष्मकालीन पवन भी कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन कहते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन को क्या कहते हैं, किस नाम से और जाना जाता है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन। और यह पवन क्या करते हैं, भारत में वर्षा कराने का काम करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, ये आगे किधर बढ़ता है, इधर समझ रहे। और ये टकराता है जाकर के कहा, हिमालय पर्वत से। कहां से टकराता है, हिमालय पर्वत से जाकर के टकराती है। और टकरा करके क्या करती है, ऊपर की ओर उठता है, हिमालय पर्वत से टकरा करके ऊपर की ओर उठता है। और ऊपर उठ करके क्या होते हैं, आप लोग पता है कि, और इस हवा में क्या होते हैं, नमी पाए जाते हैं। जलसिंह हवा उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है, हिंद महासागर से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से हुआ है, और हिंद महासागर से। हिंद महासागर को ही नहीं कहा दिया इन्होंने, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल है उधर, तो इन्हें अरब देश है तो अरब के सागर हो गया, और ये नीचे हिंद महासागर हो गया, समझ, इंडिया यहाँ पर नीचे में हिंद महासागर। तो ये सब क्या हिंद महासागर के निकाह थे। तो ये याद रखेंगे लोग कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से होती है, हिंद महासागर से, ठीक। और ये किधर बढ़ता है, किस दिशा में, ये पूछा भी जाता प्रश्न कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा बताएं। तो दक्षिण पश्चिम से ये किधर, उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पूरब की ओर बढ़ती है। किधर से, दक्षिण पश्चिम से किधर बढ़ती है, किधर जाती है, उत्तर पूरब की ओर। और उत्तर पूरब की ओर जाने के बाद ये कहां टकराती है, किससे होकर के, हिमालय पर्वत से टकराती है। टकराने के बाद होकर के क्या करते हैं, भारत में ऊपर उठती है, और ऊपर जाकर के बादल बनाते हैं, संघनित होकर के क्या होते हैं, बादल का निर्माण करते हैं। फिर बाद में जाकर के क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक। ये बात समझ चुके हैं। अब वर्षा सबसे अधिक कराने का काम कौन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही बदनाम है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मानसूनी पवन सर्वाधिक वर्षा कराती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन। और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन ना रहेगा तो क्या दिया रहेगा, तो ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन। क्या रहेगा, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है, हिंद महासागर से। कहां से हुआ है, हिंद महासागर से। और पवने जो गति करती है नो किधर से किधर, उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर। उच्च वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी, क्या नो, उच्च वायु दाब पेटी उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ता है, वहां, हाँ, उच्च दाब पेटी जहां पर ज्यादा ठंड पड़ता है उसे उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं। और जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ता है जिस क्षेत्र में, निम्न। तो देखिए ना, जहां ज्यादा ठंडी, और ठंड से गर्मी की ओर बढ़ेगा, ठंड से गर्मी। ये भी बात समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं तब तक समझने में। क्या मिटा दिया जाए, तो भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी पवन से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन से। और दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से हुआ है, और यह जो पवनें कहा किस समय, किस ऋतु में चलती है, ग्रीष्म ऋतु में। समझ रहे बात को, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक। और पवन जो है नो गमन करती है किधर से किधर, उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी से, उच्च वायु दाब पेटी से निम्न वायु दाब पेटी की ओर, ठीक। उच्च वायु दाब पेटी से किधर गमन करती है, निम्न वायु दाब पेटी। और यहां से मान लिया जाए कौन पवने निकली है नो, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन यहां से उठ करके निकला, और कहा जा रहा है नो, ये कहां टकराने के लिए जा रहा है, हिमालय पर्वत। यहाँ पर जो हिमालय पर्वत से निकला है वहां जाकर टकराती है, ठीक। और आगे सुनिएगा, इधर मान लिया हिमालय, इस एरिया को उत्तर में क्या हिमालय है, नहीं, उत्तर में क्या है, हिमालय। और हिमालय से पवन, यही पवन क्या होती है, टकराती है, और टकरा करके वापस लौटती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रियंका क्रुसेन जी, आप चित्र बना दिखा रहे हैं, सुनिए ध्यान से।
ये जो है दीदी जी, जो पवनें टकरा करके वापस इंडिया में ही आती है, हिमालय से टकरा करके इंडिया में ही आती है, ठीक, इसे लौटता हुआ पवन कहते हैं या लौटता हुआ मानसूनी पवन कहते हैं। इसे किस पवन के नाम से जाना जाता है? लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। उत्तरी पूर्वी से नहीं आ रही है, उत्तरी पूर्वी से आ रही है, किधर आ रही है? दक्षिण पश्चिम की दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा के में। और किस ऋतु में? शरद ऋतु में लौट रही है। किस ऋतु में लौट रही है? शरद ऋतु में। और लौटती हुई मानसून पवन भी कहते हैं इसे। यह पवन जो लौट रही है, इसमें जो है नमी की जो मात्रा कम होती है। कम क्या है? एकदम ना के बराबर होती है। समझ बात को? यहाँ नजर रखिए जी, यहाँ जो ये पवन जो आ रही है, कितना बढ़िया पवन लौट रही है, अपना इंडिया में आ रही है। और इस पवन में क्या है? नमी की मात्रा नहीं है। समझ रहे? क्योंकि ये क्या हुआ ना, टकरा करके उसका नमी खत्म हो गया है। समझ रहे हो? अब आगे सुनिए नो। और किस दिशा में, किसका समय में आ रही है? शरद, शरद ऋतु में। किस ऋतु में आ रही है? शरद ऋतु में आ रही है, शरद ऋतु। और शरद ऋतु में चलती है और पहुंचती है किस ऋतु में? इंडिया में शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में, ठीक नो। और आगे सुनिए, ये पवन, कुछ पवने अति लौटती है मानसूनी पवन के कुछ शाखाएं हिंद अति बंगाल की खाड़ी में आकर टकराती, यानी बंगाल की खाड़ी से आकर मिलती है और वहां नमी ग्रहण करती है। वहां क्या करती है? नमी ग्रहण करती है। कौन सी पवनी? लौटती हुई मानसूनी पवनी, ठीक, आकर के बंगाल की खाड़ी से, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी से में प्रवेश करती है और वहां क्या करती है? नमी ग्रहण करती है। और नमी ग्रहण करने के बाद यह पवन जो है तमिलनाडु के तट से टकराती है। तमिलनाडु के क्या करती है? तट से आकर टकराती है और टकराने के बाद ये ऊपर उठती है। टकराने के बाद ये क्या होती है? ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद इस पवन में जो नमी होती है, और वह नमी क्या करती है? तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराने का काम करती है। तमिलनाडु के तट पर क्या करती है? वर्षा कराने का काम करती है। तो आप लोग से प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में आता है नो, कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है किस मानसूनी पवन से होती है? तो लौटता हुआ मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन से, ठीक। और लौटती हुई मानसूनी पवन जो है को और नाम से क्या जाना जाता है? ये शरदकालीन, इसे शरदकालीन मानसूनी पवन, शरदकालीन मानसूनी पवन के नाम से कहे जाने जाएंगे, या इसे एक नाम से और जानेंगे क्योंकि ये उत्तर पूर्व से निकल करके आती है इंडिया में। उत्तर पूर्व से ना आती है, उत्तर पूर्व से किधर आती है? दक्षिण पश्चिम की ओर आती है। इसीलिए इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन जो है वर्षा कहां कराने का काम कर रही है? तमिलनाडु के तट पर ही वर्षा क्यों करा रही है उन्होंने? और बाकी जगह पर भी तो कराना चाहिए, और बाकी जगह पर भी कराना चाहिए नो। बाकी जगह पर क्या होता है नो, इसमें नमी नहीं है, इस पवनों में क्या है? नमी नहीं है। और तमिलनाडु पर जो वर्षा हो रही है लौटती हुई मानसूनी पवन से, तो ये पवने क्या हुआ? कुछ शाखा लौटती हुई मानसूनी पवने पहले बंगाल की खाड़ी में गोता लगाया आकर के, और वहां पर नमी ग्रहण किया। और नमी ग्रहण करने के बाद ये पवन क्या हुआ? तमिलनाडु के तट से टकराया, और तमिलनाडु के तट पर जाकर के वर्षा हुआ। अगर जो ऐसा फैसिलिटी इधर भी रहता तो इधर भी क्या होता? लौटती हुई मानसून से वर्षा होता। समझ रहे बात को? तो लौटती हुई मानसून सिर्फ और सिर्फ वर्षा कराने का काम कहां करती है? तो तमिलनाडु के तट पर। और तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है किस मानसूनी पवन से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से, या लौटती हुई मानसूनी पवन से। क्या इतना समझ चुके हैं? बोलिए ना, कुछ देरी सांस लेते हैं, ठीक।
कुछ प्रश्न की जवाब दीजिए, नो समझ चुके हैं था। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को और किस नाम से जाना जाता है? लौटता हुआ मानसूनी पवन के नाम से। नहीं, अगला नो, शरदकालीन मानसूनी पवन किसे कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन। लौटती हुई मानसूनी पवन, इसकी दिशा किधर से किधर होती है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर होती है? उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर। उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन से वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट पर होती है। इतना समझ चुके हैं हम। और मानसूनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। अगला जवाब दीजिएगा प्रश्न का कि वैसा पवन जो ऋतु परिवर्तन होने से अपनी मार्ग में परिवर्तित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? वैसा पवन जो ऋतु परिवर्तन होने के कारण अपनी मार्ग में परिवर्तित कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे? मानसूनी पवन। सब भूल जाइए, क्या कहते हैं? मानसूनी पवन। ठीक। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मानसून पवन से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन से। ठीक। अगला प्रश्न का जवाब देना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की दिशा किधर से किधर होती है? हाँ, तो दक्षिण पूरब से उत्तर पूरब की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की दिशा किधर होती है बता चुके हैं। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन वर्षा कहां कराती है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट पर। ग्रीष्मकालीन मानसून किसे कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किसे कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून को, दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। क्या इतना तक समझ चुके हैं? अब आगे सुनिए ना, हिमालय पर्वत का ही देन है कि भारत में वर्षा हो रहा है। अगर जो हिमालय नहीं रहता नो तो ये जो पवने कहाँ चल जाता? हिमालय को पार करते हुए दूसरे इलाका में जाता नहीं। और जिस जहां पर हिमालय पर जहां टकराती वहीं पवन उठता और वहीं बारिश करवाता। लेकिन हमारे इंडिया के उत्तर में ही क्या है? जस्ट उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत होने के कारण क्या आती है? हवाओं को ऊपर उठाती है और ऊपर उठाने के बाद हवा में जो नमी होती है संघनित होकर के क्या होते हैं? बारिश कराते हैं। फिर क्या कराते हैं? बारिश। और अगर जो हिमालय पर्वत ना होता तो क्या होता ना? सुनिए, इंडिया में क्या बारिश होता? बारिश नहीं होता तो क्या जो भारत जो एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, क्या भारत कृषि प्रधान देश कहलाता? बिल्कुल नहीं कहलाता। और भारत की भूमि कैसा हो जाता ना? बंजर हो जाता, उर्वरक विहीन हो जाता। समझ रहे बात को? तो इंडिया के लिए क्या वरदान है हिमालय? इंडिया के लिए क्या है? वरदान से साबित हो रहा है कि नहीं? बात समझ रहे? तो इतना चीज समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो भारत में वर्षा किस मानसून पवन से होता है हम बढ़िया से समझ चुके हैं। ठीक। अब आगे सुनिएगा ननू कि पृथ्वी के किस भाग में, किस हिस्से में निम्न वायु दाब पेटी पाई जाती है? तो विषुवत रेखा पे। ठीक। क्योंकि विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, इसीलिए वहां पर कौन सी वायु दाब पेटी पाई जाती है? निम्न वायु दाब पेटी। निम्न वायु दाब पेटी। क्या इतना समझ चुके हैं? ठीक है। और भारत की पृथ्वी के किस भाग में उच्च वायु दाब पेटी पाए जाएंगे? तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर। पृथ्वी के क्या? दोनों ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ठीक। अब आगे समझिएगा बुद्ध लोग, आगे समझिएगा। ठीक। ये अपना पृथ्वी है ना, जिसको आप लोग दुनिया संसार कहते हैं नहीं, अपना दुनिया संसार यही है। ठीक। और इंडिया जो है ना अपना भारत है। नहीं, इंडिया क्या है? अपना भारत है। और ये चीजें समझते हैं
सुनिए, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती रेखा अक्षांश रेखा, उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं नहीं? और यहाँ पर ही क्या है, सबसे अधिक ठंडी पड़ता है, गर्मी पड़ता है सबसे अधिक, गर्मी यहाँ पर सबसे अधिक पड़ता है। ठीक। और 47 डिग्री रेखा जो है कौन सी रेखा होता है? उत्तर की ओर जो है कर्क रेखा है। और 47 डिग्री जो है दक्षिण में कर्क रेखा है एक, और कर्क रेखा नहीं है, मकर रेखा। ठीक। विषुवत रेखा भगती अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं इसे। 47 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये कैसी रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा। इतना तक सुनने समझने में भी दिक्कत नहीं है। आप लोग को लग रहा हो कि भैया ये तो बता ही दिए तो फिर से क्यों बोल रहे हैं, कुछ और समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको फिर से बता रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये जो है कर्क रेखा, आपके भैया भी लग रहा है शर्माना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं क्या? अब आगे समझिए, नहीं तो वीडियो के चक्कर में शर्माते थे बहुत की। अब आगे सुनिए यहाँ पर कि विषुवत रेखा जो होते हैं, विषुवत रेखा ये है जब पृथ्वी पर, शांति सुनिए, जब पृथ्वी के कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, कर्क रेखा पर क्या सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती है तो कर्क रेखा पर ज्यादा गर्मी पड़ेगा। बात समझ रहे हैं बतिया को कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर गर्मी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये इस एरिया को कौन सा गोलार्ध कहते हैं? इस एरिया को कौन सा गोलार्ध कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ेगा कि कम पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ेगा कि कम पड़ेगा? जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रहा है तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें लंबवत नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर जब इस इलाका में लंबवत पड़ रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी कम होगा, सॉरी गर्मी कम होगा, ठंडी ज्यादा पड़ेगा। समझ रहे बात को? ठंडी क्या होगा? ज्यादा, यहाँ गर्मी उधर ज्यादा। ठीक। तो इस हम समझाना ये चाह रहे हैं कि और कभी क्या होता है कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती आके मकर रेखा पर। कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। तो मकर रेखा किस गोलार्ध में? दक्षिण में है। ठीक। तो सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर पड़ती है लंबवत रूप से, या कहेंगे हम इस तरह से कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर आकर के चमकती है, लंबवत रूप से चमकती है, तो उसे सूर्य का कहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का क्या कहते हैं? उत्तरायण। और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी रेखा पर आकर के चमकते हैं तो उसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन। दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण क्या है, सूर्य का दक्षिणायन क्या है, समझे कि नहीं समझे? समझ चुके हैं। ठीक। और ये शांति सुनिए कि सूर्य जब कर्क रेखा पर आकर के चमके, यहाँ पर लंबवत रूप से पड़े, तो उत्तर में है कर्क रेखा, तो सूर्य का हुआ क्या? उत्तरायण। और जब उत्तर से आकर के दक्षिण में आकर के चमक रहा है, लंबवत रूप से किरणें पड़ रही है, सीधी किरणें पड़ रही है प्रकाश सूर्य की, तो इसे सूर्य का क्या कहेंगे? दक्षिणायन। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? समझ चुके हैं? समझ चुके हैं। तो शांति सुनिए, सूर्य की किरणें जो है 21 जून को कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, कितने जून को? 21 जून को एकदम लंबवत पड़ती है। 21 जून को क्या पड़ती है? लंबवत। और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के जितने भी इलाका है, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश बसते हैं, समझ रहे, वहां पर क्या होते हैं? तो दिन बड़ा, दिन क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। दिन बड़ा और रतिया क्या होता है? रात होता है छोटा। इंडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कहां बात हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में जितने भी क्षेत्र है वहां पर दिन क्या होगा? बड़ा, और रात क्या होगा? छोटा। क्या समझ चुके हैं? और यहाँ पर होता मकर रेखा पर जब लंबवत किरणें पड़ती है
शायद 23 बल्कि 22 दिसंबर को। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को ननू। और यहां पर भी ननू वही बतिया है, सेम टू सेम। समझ रहे बात को? सेम टू सेम। जहां यहां पर जब बड़ा दिन हो रहा है तो इसके साथ अन्याय करेगा सूर्य भगवान। सूर्य जी यहाँ पर अन्याय नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर भी क्या, यहाँ भी दिन बड़ा, यहाँ भी दिन क्या, दिन बहुत बड़ा, और रातें क्या होगा ननू, छोटा। एकदम सेम बात करता है सूर्य भगवान। समझ रहे हो नहीं? छोटा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में नू, उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है बड़ा, रात छोटा, 21 जून को। और किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटा? क्या इतना समझ चुके हैं? और विषुवत रेखा पर भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। समझ रहे हो नहीं? विषुवत रेखा पर भी सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। और कब पड़ती है ननू? तो 21 मार्च को। कब पड़ती है? 21 मार्च को। और शायद 23 का नहीं दिख रहा है, 23 सितंबर को। 2 बार यहां पर लंबवत रूप से पड़ती है सूर्य की किरण। आप इसे कह सकते हैं सूर्य का मध्यायन भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं? सूर्य का उत्तरायण यहाँ हुआ और नीचे आया तो दक्षिणायन हुआ, तो सूर्य का यहाँ पर क्या होगा? बीचों बीच पड़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर सूर्य का क्या हुआ? मतलब जब विषुवत रेखा पर सूर्य चमके आकर के, तो क्या होगा? समझ रहे बात को? कैसे चमकता है जान चुके हैं। अगर जो चमकाना हो तो डायरेक्ट लंबवत रूप से प्रकाश की किरणें पड़ाइए, तो आपके उससे टकरा करके आपको आंखों पर पड़ेगा और चमकेगा नहीं। समझ रहे बात? बुझ रहे कि नहीं? और इस दिन को शांति सुनिए, इस तिथि को, और 2 बार जब सूर्य की किरणें उत्तर की ओर चमकने जाता है तो एक बार चमकेगा, फिर जब उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा तो फिर से विषुवत रेखा से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए विषुवत रेखा के लिए कितने बार चमकता है सूर्य का? 2 बार लंबवत रूप से पड़ता है। और कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और इस दिन सुनिएगा, इस दिन पूरे पृथ्वी पर, इस दिन 2 दिन जो नजर आ रहा है ना आप लोग को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, इस पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो होती है सेम होती है, सेम टू सेम। समझ रहे हो? सेम टू सेम। दिन और रात की अवधि क्या होता है? एक समान। किस डेट को? 21 मार्च। और पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम लोग दोनों। इनकी इंडिया में कहेंगे, इंडिया में पूछेगा कि दिन और रात कब, दिन और रात की अवधि कब समान होंगे? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। अमेरिका में पूछिए तो यही दिनमा को कहेंगे। कोनो देश उठा के कहेंगे कि दिन रात कब समान होते हैं? तो जब पूरे पृथ्वी पर बात कहा गया है तो देश क्या चीज है? समझ रहे हो? देश क्या है? पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है। क्या इतना समझ चुके हैं? सूर्य का उत्तरायण क्या है, सूर्य का दक्षिणायन क्या है? सूर्य का उत्तरायण किस जून को होता है? किस जून को होता है? 21 जून। और सूर्य का दक्षिणायन किस जून को होता है? और सूर्य का मध्यायन किस जून को? सॉरी जून नहीं, मार्च और सितंबर में। ठीक, किस जून को होता है? सॉरी किस मार्च को होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और सूर्य की किरणें किस रेखा पर जब लंबवत रूप से पड़ती है तो दिन और रात समान होते हैं पूरे पृथ्वी पर, विषुवत रेखा पर। और ये क्रिया कब होते हैं? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। क्या इतना समझ चुके हैं? और हमें लगता है कि इसे मिटाकर ही आगे चीज बताया जाए। अच्छा, आप लोग ये चीज बताइए, हम चौथे पक्ष में हम कभी पढ़े हैं, पता ना है कि नहीं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर सूर्य लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है नहीं? और पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो उस चक्कर को क्या कहते हैं? सूर्य की चक्कर और चक्कर लगा रही कौन? पृथ्वी।
तो परिक्रमा कर रही है। और एक होता है पृथ्वी, दो काम करती है, एक वो अपने अक्ष पर घूमती है और एक वो घूर्णन करती है। ये घूर्णन हुआ, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है घूर्णन हुआ, और अक्ष पर ना होकर के ये क्या कहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे कहते हैं परिक्रमा। समझ, उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा। और ये बात बहुत पहले भी पढ़ चुके, जानते होंगे पहले से आप लोग, कि सूर्य के घूर्णन के कारण दिन रात होता है, और सूर्य के परिक्रमण के कारण, सूर्य के नहीं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सूर्य ने पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मिस्टेक हो रहा है बोलने में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन रात। और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ऋतुएं परिवर्तित होती है। मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। बतिया समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना तक। और भारत में वर्षा का जो मौसम है ननू, कौन सा मानसून लाने का काम करता है, दसवीं पश्चिमी मानसूनी पवन, दसवीं पश्चिमी मानसूनी पवन या ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन। कोई दिक्कत नहीं इतना तक, बोलिए। और विशेष चर्चा कल की क्लास में करेंगे, विशेष चर्चा कब करेंगे, कल के सेशन में करेंगे, आज इतना ही रखने देते हैं, ठीक। तो आप लोग पहले समझ जाइए कि भारत की जलवायु कैसी जलवायु, ये प्रश्न याद करके आइएगा। जितना बताएं सभी चीजों को याद करके आना है, किताब पढ़ करके आना है। आपके पास जो भी सोर्स है पढ़ने का, ज्योग्राफी का, उस सोर्स का इस्तेमाल करके उससे क्या कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। नहीं तो आप लोग का जो है नहीं टीक काट देंगे। धन्यवाद।